Assalamu alaikum students, my name is Amir Khan and today our topic is vector addition by rectangular components. Students, हमने vector addition पहले भी सीख रखी है। आपने सीखा था कि vectors को अगर आपने ऐड करना हो तो आप उसके लिए head to tail रूल इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर A को वेक्टर B में ऐड करने के लिए वेक्टर A की टिप से वेक्टर B की टेल ज्वाइन करते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, वो वेक्टर एडिशन का एक थ्योरेटिकल मेथड था, यूँ आप कह सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड था। लेकिन यहाँ पर आज हमने जो प्रूव करना है वो है वेक्टर्स को ऐड करने का मैथमेटिकल मेथड। स्टूडेंट्स, आपके पास जब भी वेक्टर कोई दिया होगा तो वेक्टर कुछ इस फॉर्म में दिया होगा कि जैसे यहाँ पर ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i + 3j + 3 के, इधर बी वेक्टर दिया हुआ है 9i + 8j + 9 के। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि आपको जब भी वेक्टर दिया होगा तो वेक्टर उसके आई जे और के कंपोनेंट्स के साथ दिया होगा। तो फिर आज हमने फार्मूला डिराइव करना है कि जिससे हम वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, अगर हमें वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हों, उससे हम रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्शन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन करते हैं। मैंने आपके सामने बनाया हुआ है एक्स और वाई एक्सिस। इसके अंदर मैं दो वेक्टर्स लेट कर लेता हूँ। लेट वी हैव अ वेक्टर ए एंड वी हैव अ वेक्टर बी। ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस से ये एंगल थीटा बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा 1। और वेक्टर बी आपका एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि ये थीटा 2 है। स्टूडेंट्स, ये दो वेक्टर्स आपके पास हैं। हमने इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों वेक्टर्स को उसी तरह हेड टू टेल रूल से ऐड करना है। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि वेक्टर ए को वेक्टर बी में हेड टू टेल रूल से आपने ऐड करना है। तो वेक्टर बी आपके पास ये है। आप क्या करें, वेक्टर बी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का ख्याल रखते हुए उसे वेक्टर ए की टिप पर कुछ इस तरह से प्लेस कर दें। ये लीजिए, ये वेक्टर बी मैंने बना दिया। आप देख रहे हैं कि वेक्टर बी ये है। वेक्टर बी को मैंने उठाया एज इट इज़ इसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी के हेड तक एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। ये हेड टू टेल रूल है, सिखा रखा है पहला। अगर आप पहले आपने नहीं देखी वीडियो तो आप जाके वीडियो पहले पिछले वाली देख लें। अब स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये आपने उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो बना दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने, यानी वेक्टर ए को आपने रिजॉल्व करना है उसके अपने कंपोनेंट्स के अंदर। दो कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है वेक्टर के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो वेक्टर के वहाँ पर 3 कंपोनेंट्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर वेक्टर ए को आप रिजॉल्व करें इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर। आप देख रहे हैं कि ये अगर वेक्टर ए है, आपको मैंने तरीका बताया था कि वेक्टर ए का अगर आपने कंपोनेंट बनाना है एक्स कंपोनेंट, तो आप यहाँ से एक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे वेक्टर ए की टिप से। तो इसके नीचे, वेक्टर ए के नीचे एक्स एक्सिस पर जितना भी ये फासला बनेगा, ये सारा का सारा आपका ए एक्स कहलाएगा, ए का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। इसके बाद ये वाला, ये आपके पास जो भी फासला बनेगा, ये डिस्टेंस आपके पास कहलाएगा ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट। ये स्टूडेंट्स आपके पास ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, एक जो पॉइंट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम नाम दे लेते हैं। जैसे ये ओरिजिन है तो इसको मैं ओ का नाम दे देता हूँ। ए एक्स जहाँ पर एंड हो रहा है इसको मैं किसी भी जो है कोई भी नाम दे सकता हूँ। इसको मैं आर का नाम दे देता हूँ फ़र्ज़ करें। इस पॉइंट को मैं एस का नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट को मैं पी का नाम दे देता हूँ। आप कोई भी नाम इधर दे सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अगला काम होगा आपने इस वेक्टर बी को कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करना है। अब आप देख रहे हैं वेक्टर बी को अगर हम कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप सबसे पहले वेक्टर बी से एक एक्स एक्सिस यहाँ पर इमेजिन करेंगे कि जैसे एक्स एक्सिस यहाँ पर है वैसे ही बी से आपने एक एक्स एक्सिस इमेजिन कर लेना है, ये भी एक्स एक्सिस है। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, बी को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करना है। देखें बी की टिप से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आपके पास पोर्शन बनेगा ये कहलाएगा बी का एक्स कंपोनेंट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आपके पास फासला बनेगा, डिस्टेंस बनेगा, ये कहलाएगा बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट, क्योंकि ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपने बी को उसके कंपोनेंट्स बी वाई और बी एक्स के अंदर रिजॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट्स गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बी एक्स के बराबर है तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस भी बी एक्स के ही बराबर होगा। ये डिस्टेंस भी बी एक्स के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस और यहाँ पर लिया गया ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। ये भी वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये भी वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर्स आपके इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो आप इसको भी बी एक्स बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी बी एक्स बोला जा सकता है। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक के ये वाले डिस्टेंस को भी आपने इमेजिन करना है कि ये डिस्टेंस ए वाई के बराबर है। ये देखें मैं कह देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि ये ए वाई के बराबर है तो ये भी क्या होगा आपके पास ए वाई के बराबर होगा। स्टूडेंट्स आगे जो पॉइंट्स आपके पास बच रहे हैं आप उनको नाम दे लें। जैसे ये पॉइंट को मैंने एस बोला था, इस पॉइंट को आप दे दें क्यू का नाम, इसको आप दे दें एस टी का नाम, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है कि हमने हर पॉइंट को क्या नाम दे लिया। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने ए कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लिया इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, बी वेक्टर को रिजॉल्व किया इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। अब आखिरी बचता है आपके पास ये आर वेक्टर। आपने क्या करना है, इस आर वेक्टर को भी इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं आर वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और एंड हो रहा है पी पॉइंट के ऊपर। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपके पास कहलाएगा आर का वाई कंपोनेंट, आर का वाई कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अलॉन्ग है। ये लें जी, ये आपके पास आर वाई आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आर एक्स को पहचानें। आर एक्स क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का। तो आप कहेंगे कि ये टोटल डिस्टेंस जो है ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। अब स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम है आपने इसी तरह, अगर बोर्ड के अंदर ये सवाल आ जाए तो आपने इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से इसी तरह से बना लेना है। स्टूडेंट्स अगला हमारा काम क्या होगा, अगला हमारा काम होगा कि हमने इस आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है और आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। अच्छा हमारे पास वेक्टर कब बन सकता है स्टूडेंट्स, वेक्टर हमारे पास तब बन सकता है जब हमारे पास वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों। तो आप यहाँ से कहेंगे सबसे पहले कि जो आपके पास आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर बराबर होगा आर एक्स आई प्लस आर वाई जे के। यानी कि हम सब जानते हैं कि वेक्टर
अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का सम होता है। तो यही इक्वेशन आपने आर के लिए लिखनी है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जी। इसको आप स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अगला काम आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आर का ये एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो अगली आपकी हेडिंग बन जाएगी एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप इस डायग्राम पर गौर करें। स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये है आर एक्स, और इस आर एक्स डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है ओ टी डिस्टेंस से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी आपके पास जो ओ टी डिस्टेंस है ये एक्चुअल में बराबर है किसके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ टी डिस्टेंस बराबर है ओ आर डिस्टेंस में अगर मैं ऐड कर दूँ आर टी डिस्टेंस को। स्टूडेंट्स, इसको लिखा जा सकता है ओ टी इज इक्वल टू ओ आर डिस्टेंस प्लस आर टी डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स आप ज़रा ध्यान दें, ये आर टी डिस्टेंस तो बराबर है आपके एस क्यू डिस्टेंस के। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ओ टी डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर टी की जगह मैं लिख सकता हूँ एस क्यू और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि जी एस क्यू इज इक्वल टू आर टी। इसलिए मैं यहाँ पर आर टी की जगह एस क्यू भी रिप्लेस कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि ये जो ओ टी फासला है, ओ टी डिस्टेंस है, एक्चुअल में ये आर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। तो आप इस ओ टी डिस्टेंस की जगह लिख सकते हैं आर एक्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास अगला डिस्टेंस है ओ आर। स्टूडेंट्स ओ आर डिस्टेंस आपकी डायग्राम के अंदर ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। तो मैं इधर यहाँ पर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ओ आर। ओ आर हमारे पास है ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। स्टूडेंट्स, एस क्यू डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का फासला है, और स्टूडेंट्स डायग्राम आपको क्या बता रही है कि एस क्यू डिस्टेंस आपके पास बराबर है बी एक्स के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। यही स्टूडेंट्स आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी कि अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो आपने ऐड करने होंगे उन दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स जिन दोनों वेक्टर्स को आपने ऐड किया है। इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स अगली हेडिंग आपके पास आ जाएगी वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। स्टूडेंट्स वाई कंपोनेंट निकालने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर का आपने क्या करना है, आपने अगेन डायग्राम की तरफ तवज्जो देनी है। रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है कि ये है रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट, जिसको मैं यहाँ पर जाहिर कर रहा हूँ टी पी डिस्टेंस से। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि टी पी डिस्टेंस
टी पी डिस्टेंस ये बराबर है स्टूडेंट्स, टी पी डिस्टेंस एक्चुअल में सम है दो डिस्टेंसेस का। एक डिस्टेंस है आपके पास टी क्यू और दूसरा डिस्टेंस है आपके पास क्यू पी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि टू टी पी डिस्टेंस इज इक्वल टू टी क्यू प्लस क्यू पी, टी क्यू प्लस क्यू पी। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दें कि ये जो आपके पास क्यू पी डिस्टेंस है ये एक्चुअल में आपके पास वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट, और ये जो क्यू टी डिस्टेंस है एक्चुअल में यहाँ पर आप देखें तो ये क्यू टी डिस्टेंस एस आर डिस्टेंस के एन बराबर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि हम इस क्यू टी डिस्टेंस की जगह रिप्लेस कर सकते हैं एस आर को। टी पी इज इक्वल टू टी क्यू की जगह आप रिप्लेस कर देंगे एस आर डिस्टेंस प्लस क्यू पी। यहाँ पर आप लिख दें कि जी हम देख रहे हैं कि जो एस आर डिस्टेंस है ये एक्चुअल में बराबर है टी क्यू डिस्टेंस के। अब स्टूडेंट्स अगेन ये जो टी पी डिस्टेंस है ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट। तो यहाँ से मैं रिप्लेस कर दूंगा इस टी पी को, रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट बराबर होगा एस आर डिस्टेंस। स्टूडेंट्स एस आर डिस्टेंस तो आपके पास वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि एस आर डिस्टेंस एक्चुअल में वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, इसके अंदर ऐड हो रहा है क्यू पी डिस्टेंस, और क्यू पी डिस्टेंस तो एक्चुअल में वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा बी वाई। यही स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी फॉर आर वाई, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट। स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर हम 3 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट्स अगर मेरे पास एक वेक्टर के एक्स कंपोनेंट और वेक्टर का वाई कंपोनेंट हो तो स्टूडेंट्स उससे मैं ओरिजिनल वेक्टर बना सकता हूँ, यानी कि वेक्टर का आर कंपोनेंट जो भी मुझे यहाँ से हासिल होगा मैं उसे यहाँ पर पुट कर दूंगा, आर का जो भी मेरे पास वाई कंपोनेंट यहाँ से हासिल होगा मैं उसे यहाँ पर पुट कर दूंगा, और इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर तो आपके पास आ गया, लेकिन वेक्टर के लिए हमें अगेन दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स अगली हेडिंग आपके पास आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, स्टूडेंट्स आपको मैंने मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बता रखा है कि अगर आपके पास वेक्टर के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स हों तो उससे आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पिछले वाली मेरी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका बताया, आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें हमने वहाँ पर मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का निकालने के लिए फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए हो तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया जा सकता है इस फार्मूले से कि आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट का, स्क्वायर करेंगे, प्लस वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, प्लस वेक्टर ए के z कंपोनेंट का आपने स्क्वायर करना है। स्टूडेंट्स ये तरीका है हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का, वो वेक्टर जो स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बन रहा हो। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पर तवज्जो दें तो मैंने स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर इमेजिन नहीं किया, मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे 2 डायमेंशनल सिस्टम बोला जाता है।
तो इसके अंदर वेक्टर्स के आपको पता ही है कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसकी डायमेंशंस भी 2 ही होती हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो आपके पास इसका फार्मूला फिर बन जाता है कि आपके पास अगर एक ए वेक्टर हो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसके मैग्नीट्यूड का कुछ ये फार्मूला बनेगा, ए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। स्टूडेंट, इसी मैग्नीट्यूड के फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करनी है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो हमें हासिल होगा, इसके दोनों कंपोनेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए, सॉरी इधर एरोज नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर आपने रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करना प्लस रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करना है। ये होगा आपके पास मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो आपके पास आर एक्स कंपोनेंट है वो तो एक्चुअल में दो कंपोनेंट्स का सम है, यानी कि आर एक्स वेक्टर ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है, और आर वाई कंपोनेंट आपके पास ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यूज़ जो हमने आर एक्स और आर वाई की इक्वेशन नंबर 2 और 3 के मुताबिक यहाँ पर पुट कर देनी है, तो आपके पास आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर। आर एक्स की जगह आप कहेंगे कि आर एक्स एक्चुअल में बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स के, और इसका होल स्क्वायर करेंगे आप, प्लस आर वाई का स्क्वायर। आर वाई एक्चुअल में ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है, तो यह आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई और इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले से यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, और इसी फार्मूले से आपने क्या करना है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 का नाम दे देते हैं। यहाँ से आपको वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। अब स्टूडेंट, वेक्टर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी नहीं है। अगेन आपको बता दूं कि वेक्टर के पास दो खसूसियात होती हैं, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन। तो अभी इस फार्मूले से हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला, उस रिजल्टेंट वेक्टर की हमारे पास मैग्नीट्यूड आई है। अब हम क्या करने लगे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने लगे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं वहाँ से बोर्ड रेज करने लगा हूँ, देखें। हेडिंग आपकी बन जाएगी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, वेक्टर आर की डायरेक्शन। अब स्टूडेंट्स, डायरेक्शन का क्या मतलब, डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन का भी फार्मूला हमने इससे पिछली वीडियो में डिराइव कर रखा है। डायरेक्शन मालूम करने के लिए अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन आपको मालूम करनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। ये जनरल फार्मूला है। अगर आपके पास कोई वेक्टर ए हो तो उस ए वेक्टर की वाई कंपोनेंट को आप इधर पुट करेंगे, वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को आप इधर पुट करेंगे। इसको मैं इक्वेशन स्टार का नाम दे देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, आपने तो डायरेक्शन मालूम करनी है किसकी, रिजल्टेंट वेक्टर की। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आप इक्वेशन को इसी को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास थीटा बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ आर वाई
ओवर आर एक्स। ये आपके पास स्टूडेंट्स डायरेक्शन की या एंगल थीटा की इक्वेशन बन जाएगी फॉर रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आप गौर करें कि आर वाई जो आपके पास यहाँ पर आर वाई कंपोनेंट अपीयर हो रहा है, तो हमने देखा था कि आर वाई एक्चुअल में बराबर था ए वाई प्लस बी वाई के, और आपने देखा कि आर एक्स एक्चुअल में बराबर है किसके, ए एक्स प्लस बी एक्स के। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ आपने उठा के इस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। तो आपके पास जो फार्मूला है वो कुछ यूँ बन जाएगा कि थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई की जगह आप लिखेंगे ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स की जगह अब ये रिप्लेस कर देंगे, यानी कि ए एक्स प्लस बी एक्स। स्टूडेंट्स यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है फॉर, इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे, यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है फॉर एंगल थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर हमें एक जनरल इक्वेशन बनानी हो, जनरल इक्वेशन से मुराद कि ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि हमारे पास हमेशा दो ही वेक्टर्स हों और हमने दो ही वेक्टर्स को ऐड करना हो। स्टूडेंट्स कोप्लेनर वेक्टर्स आपके पास यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा वेक्टर आपने कभी भी कंसिडर नहीं करना जो स्पेस के अंदर बन रहा हो। स्टूडेंट्स इसी प्लेन के अंदर अगर मैं कोई सी वेक्टर भी इमेजिन कर लूँ जिसको मुझे ऐड करना हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर अगर कोई सी वेक्टर भी हो, तो उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर देखें, अगर मेरे पास इक्वेशन ये है आर एक्स की, तो आर एक्स अगर आपने निकालना था तो आपने ऐड किया ए एक्स प्लस बी एक्स। अगर कोई तीसरा वेक्टर मेरे पास होता तो उसका भी एक्स कंपोनेंट बन जाता। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता आर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता था कि ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। और कितने वेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं वेक्टर एडिशन से, भाई जितने आपका दिल करता है आप उतने वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करने लगे हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए एक जनरल इक्वेशन फॉर मैग्नीट्यूड और जनरल इक्वेशन फॉर डायरेक्शन निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान है, देखेंगे स्टूडेंट्स। जनरल इक्वेशंस, जी जनरल इक्वेशंस। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, जनरल इक्वेशन फॉर मैग्नीट्यूड, स्टूडेंट्स आपने अभी देखा कि अगर हमें दो वेक्टर्स के लिए जिनको ऐड करना हो, दो वेक्टर्स को ऐड करना हो, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड की इक्वेशन कुछ इस तरह आई थी कि आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स इसका स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई सी वेक्टर हो, सी वेक्टर से आगे कोई डी वेक्टर हो, और सी वेक्टर और डी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स हों, तो फिर उसके लिए आपकी यही मैग्नीट्यूड की इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी कि आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन, मतलब जितने भी वेक्टर्स आपके पास हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करें, उनका स्क्वायर कर दें। इसके बाद आपने ऐड करना होगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन, जितने भी वेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं। ये है स्टूडेंट्स आपकी जनरल इक्वेशन फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं डायरेक्शन की।
डायरेक्शन का फार्मूला जनरलाइज कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? डायरेक्शन के लिए हमने देखा कि थीटा बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। स्टूडेंट जनरलाइज बनाने के लिए आप क्या करें? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू ए वाई प्लस पी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। यही आपके पास जनरल इक्वेशंस आ जाएंगी फॉर कोप्लानर वेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स अगला हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, ये भी आपकी इसी क्वेश्चन की हेडिंग बनेगी, वो है जी आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल थीटा। अब स्टूडेंट्स ये जो डायरेक्शन वाला फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर एक छोटा सा फैक्ट है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वो फैक्ट क्या है स्टूडेंट्स, कि जब भी आप इस फार्मूले से डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, थीटा कैलकुलेट करते हैं, तो स्टूडेंट्स वो एंगल थीटा आपके पास जो आता है वो आता है उस क्वाड्रेंट के अंदर, जिस क्वाड्रेंट में भी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर लाई कर रहा होगा, उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के साथ जो भी वेक्टर आप जो भी एंगल आपको ये फार्मूला देगा, वो एंगल आपका बन रहा होगा उस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ। अब स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, इनकी तरफ चलते हैं और नई हेडिंग बनाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल थीटा की। डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इमेजिन करें कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। स्टूडेंट्स कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, वो आपके प्लेन को टोटल 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये स्टूडेंट्स कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास। ये पॉइंट आपका ओरिजिन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके प्लेन को टोटल 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। स्टूडेंट्स ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस पार्ट की, तो ये कहलाता है क्वाड्रेंट नंबर 1। ये कहलाता है क्वाड्रेंट नंबर 1। इसके बाद ये वाला आपके पास कहलाता है क्वाड्रेंट नंबर 2। स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है और ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। आपने इसकी तरतीब याद रखनी है, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो एक्स एक्सिस है राइट साइड के ऊपर, आपको पता है यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स एक्सिस सीधे हाथ की तरफ क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है।
आपको पता है वाई एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन में सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं जी, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर अगर फ़र्ज़ करें आपका आ जाता है क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर, माने रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर आ जाता है कहीं पर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, कंपोनेंट्स किस तरह होंगे? हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर आपके आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट वो भी पॉजिटिव होने वाला है और आर रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। इसके बाद अगर आप चलें क्वाड्रेंट नंबर 2 के ऊपर, क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई तो पॉजिटिव है लेकिन x जो है वो आपके पास नेगेटिव है, यानी कि अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर कहीं पर भी आ जाए, कोई भी एंगल बना रहा हो, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो, तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में क्या है, इसके कंपोनेंट्स आपके किस तरह होंगे कि आर एक्स जो है वो तो इस क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और आर वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट देखें वाई पॉजिटिव है और एक्स यहाँ पर नेगेटिव है। अब स्टूडेंट्स अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर लाई करे क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर, तो फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ यूँ बनेंगे, रिजल्ट आर एक्स जो है, आर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो है वो आपके पास क्या होगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होगा, और इसी क्वाड्रेंट के अंदर आर वाई कंपोनेंट भी आपका क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं एक्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव होता है, वाई नीचे की तरफ जो है नेगेटिव होता है, तो फिर आर एक्स भी नेगेटिव होगा, आर वाई भी नेगेटिव होगा। स्टूडेंट क्वाड्रेंट नंबर 3 के 4 के अंदर अगर हम आ जाएं तो इसके अंदर आर एक्स आपके पास पॉजिटिव होगा और आर वाई जो है वो नेगेटिव होगा। स्टूडेंट हर क्वाड्रेंट की आपने ये प्रॉपर्टी जो है वो जहन में रखनी है। पहले के लिए आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव, दूसरे के लिए, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए आर एक्स नेगेटिव, आर वाई पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट के लिए आर एक्स नेगेटिव और आर वाई भी नेगेटिव होगा, और चौथे क्वाड्रेंट के लिए आर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और आर वाई की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। अब स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन के फॉर्मूले पर दोबारा आते हैं। हमने कहा कि जी ये जो डायरेक्शन का फार्मूला है ये आपको जब भी वैल्यू देगा वो देगा आपको एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसी भी क्वाड्रेंट में हो। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए देखें, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वेक्टर को कंसिडर कर लेता हूँ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो स्टूडेंट वेक्टर आपका कहाँ पर आ रहा होगा, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो आपके पास यहाँ पर ये रिजल्टेंट आ रहा होगा। अब स्टूडेंट जब भी हमने एंगल मैयर करना होता है तो एंगल के लिए आप रेफरेंस लाइन से एंगल मैयर करते हैं, और रेफरेंस लाइन क्या होती है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, यानी कि ये जो हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसको हम कह सकते हैं कि ये होती है हमारे पास रेफरेंस लाइन। जब भी आपको कोई एंगल मैयर करने के लिए बोले तो एंगल आपने हमेशा रेफरेंस लाइन से मैयर करना होता है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल ये थीटा है, ये थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला हमेशा आपको एंगल की वैल्यू देगा उस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस से,
इस फार्मूले को नहीं पता कि वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है या नेगेटिव एक्स एक्सिस से है। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास आपने ये फार्मूला लगाया और आपके पास कोई वैल्यू आ गई थीटा की, तो स्टूडेंट्स इस केस में जब हम फार्मूला लगा के वैल्यू हासिल करते हैं तो उस एंगल को हम फाई से रिप्लेस करते हैं। एंगल डिनोट होगा फाई से। अब फाई का क्या मतलब, देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आपके पास फाई एंगल होगा वो ही एंगल थीटा के बराबर होगा। फाई एंगल ही एंगल थीटा के बराबर होगा। फाई एंगल आपको कब मिलता है? फाई एंगल आपको मिलता है जब आप टेन इनवर्स वाला ये फार्मूला लगाते हैं, इससे आपको मिलेगा एंगल फाई। तो मैं पहले क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो फाई एंगल होता है वो ही एंगल थीटा के बराबर होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो भी एंगल ये फार्मूला आपको देगा वो बन ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ रहा है। तो यहाँ पर फाई एंगल ही थीटा एंगल के बराबर होगा। स्टूडेंट्स अगर बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की, सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो इसके अंदर अगर फर्ज करें आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए, स्टूडेंट्स ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है और ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। स्टूडेंट्स अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो और आप फार्मूला लगाते हैं ये थीटा टेन इनवर्स वाला, तो आपको वैल्यू मिलेगी फाई की, फाई। और स्टूडेंट ये फाई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा? ये वाला एंगल आपको मिलेगा फाई, क्योंकि ये एंगल बन रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस से और आपका ये फार्मूला एंगल वाला आपको हमेशा एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल बताता है। तो अगर मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल चाहिए इस सिचुएशन के अंदर सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखें स्टूडेंट्स, हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एंगल आपके पास 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक का ये टोटल एंगल मेरे पास बराबर होता है 180 डिग्री के। और स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर है z जो एंगल मेक कर रहा है, एंगल बना रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो है कुछ ये वाला एंगल, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ थीटा एंगल से। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल की वैल्यू मालूम करने के लिए आप लिखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल थीटा बराबर होगा, अगर आप टोटल एंगल में से ये देखें टोटल एंगल ये आपके पास बन रहा होगा 180 के बराबर, ये एंगल टोटल 180 के बराबर है, 180 डिग्री के। 180 डिग्री में से अगर आप फाई एंगल को माइनस कर दें जो आपके पास इस फॉर्मूले से आपको हासिल होगा, तो फिर आपको मिल जाएगा क्या? एंगल थीटा, जो एंगल थीटा होगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल थीटा आपके पास बराबर होगा 180 डिग्री माइनस फाई के। और फाई एंगल कहाँ से मिलेगा? इस फॉर्मूले से, टेन इनवर्स वाले फार्मूले से मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर लाई करे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो फिर देखें क्या सिचुएशन बनेगी। फ्रेंड्स ये हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगेन अगर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर लाई करे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये है स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब आप अगर रिजल्टेंट वेक्टर के एंगल मालूम करने के लिए tan इनवर्स का फार्मूला लगाते हैं तो वो आपको वैल्यू देगा एंगल फाई की। और एंगल फाई क्या है?
लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि एंगल फाई is the angle made with x-axis in that quadrant। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर फाई एंगल आपका एक्स एक्सिस से बनने वाला। एक्स एक्सिस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स अगर फार्मूला लगा के आप एंगल की वैल्यू मालूम करते हैं, वेक्टर लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू मिलेगी ये वाली, एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल की। ये एंगल आपके पास क्या कहलाता है? फाई कहलाता है। अब स्टूडेंट आपको तो ये फाई वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये एंगल जो फाई है ये बन रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस से। आपको एंगल की वैल्यू चाहिए होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ज़रा देखें। हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये यहाँ तक का एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें जो एंगल चाहिए वो है यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस वेक्टर तक का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे ये एंगल थीटा चाहिए। तो इस सूरत में आपके पास एंगल थीटा की इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कि एंगल थीटा बराबर होगा, अगर मैं 180 डिग्री के अंदर जो भी मेरे पास वैल्यू हासिल हुई है फार्मूले से, यानी कि एंगल फाई की, उसको मैं ऐड कर दूं, तो ये होगी एंगल की इक्वेशन इन क्वाड्रेंट नंबर 3। अब आ जाएं स्टूडेंट क्वाड्रेंट नंबर 4 के ऊपर। हेडिंग नहीं दी, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब लास्ट पे आ जाएं, फोर्थ क्वाड्रेंट। जी, अगर आपका रिजल्टेंट लाई करे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो स्टूडेंट्स उसकी इक्वेशन आप मुझे सोच कर बताएंगे कि इक्वेशन क्या बनेगी। ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, और रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स, अब आप अगर फार्मूला लगाते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, आगे वो फार्मूला आपको वैल्यू देगा किसकी? एंगल फाई की। और इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस कौन सा है जी? ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ से मिलने वाला एंगल आपको मिलेगा फार्मूले से, यानी कि एंगल फाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये एंगल नहीं चाहिए। आपको कौन सा एंगल चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस रिजल्टेंट वेक्टर तक का ये एंगल थीटा आपको चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की इक्वेशन कैसे बनेगी जी? आप क्या करें, आप जानते हैं कि टोटल दायरे में, टोटल सर्कल में एंगल्स की वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो हम इस क्वाड्रेंट के अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास फाई एंगल आ जाएगा tan इनवर्स के फार्मूले से। तो फिर यहाँ पर इक्वेशन आपकी एंगल थीटा की बन जाएगी, एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि टोटल 360 डिग्री में से अगर आप माइनस कर देंगे एंगल फाई को, तो यही आपका एंगल थीटा की इक्वेशन बन जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।